पूरे दिन सबकी नजर जो टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी कि आखिर बजट में क्या कुछ खास होगा। जो उम्मीदें लगाकर जनता बैठी थी क्या वो पूरी हो गई, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे बजट को लेकर कि क्या वाकई उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी है या नहीं। राजकुमार जैन हमारे साथ बने हैं, अर्थशास्त्री अमित गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ बने हैं, सर्वेश हमारे साथ बने हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और रोहन गुप्ता बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो राजकुमार जैन जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। जो बजट पेश किया गया उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पोस्ट बजट जो चल रहा था सेशन, उसमें मैंने कहा था इस वर्ष सरकार के पास बहुत कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन पूरे ना ही इंडिया में रही, पूरे वर्ल्ड में रही, इसलिए बहुत कुछ था नहीं। फिर भी सरकार ने कुछ प्रयास जरूर किए हैं कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ सके, और देश में जो हम बात करते थे हेल्थ की, पानी की, एयर पोल्यूशन की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पे सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। जैसे कि पानी के लिए 11,500 करोड़ रुपए का जो बजट था लास्ट ईयर का, वो अब की बार 287 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। 2,87,000 करोड़ रुपए का, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो हमारे 602 ज़िले हैं उसमें क्रोनिक डिसीज़ के लिए क्रिटिकल हॉस्पिटल जो बनाने की घोषणा सरकार ने की है, यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता रही है, क्योंकि हेल्थ में एक डिस्ट्रिक्ट पर एक हॉस्पिटल अगर क्रिटिकल डिसीज़ के लिए एक लेबोरेटरी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी, अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे देश के लिए। हेल्थ में, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन के लिए कमीशन बनाने की सरकार ने बात कही है, तो जब कमीशन बनेगा तो ज़रूरी बात है हमारी हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट। जो हम कहते हैं बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बीई कर ली उसके बाद ही नौकरियां नहीं हैं, तो वो चीज़ें इससे आएंगी। उसके अलावा सरकार ने हमारे जो इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लोहे तथा तांबे में जो कस्टम ड्यूटी रॉ मटेरियल पे घटाई है, उससे हमारा इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता ज़रूर होगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई सेक्टर और टैक्सेशन के लिए की, जो रीओपनिंग ऑफ केस हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, उसकी जो सीमा है 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई। इससे व्यापारी को या टैक्स पेयर को बहुत बड़ी आप में एक रिलीफ महसूस होगी कि उसका अपना अकाउंट है वो उसको 3 साल तक ही रखना होगा, उसके बाद की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर में जो सरकार ने एक बात कही, जो हमारी सबकी बड़े लंबे समय से डिमांड थी कि जीएसटी का सरलीकरण, सरकार ने ऑफिशियल रूप से पहली बार ये कहा है जीएसटी के जो 400 कानून हैं, जो 400 धाराएं हैं, उसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, उसमें सरलीकरण किया जाएगा और उसको आसान बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे छोटे व्यापारी, लगभग 95% जो हमारा छोटा व्यापारी है उसको इससे रिलीफ मिल सके। ये अपना में बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं सरकार की मानता हूँ। जीएसटी को लेकर इसलिए भी काम करना था क्योंकि सर्वेश जी, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे जीएसटी को लेकर कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो इस स्थिति में आ गई है, बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा रही है अर्थव्यवस्था में, कहीं ना कहीं एक वजह जीडीपी ही है, जीएसटी ही है। तो ये बार बार कहा जा रहा था विपक्षियों की तरफ से। इस बार भी ये कहा जा रहा था कि संसद में हंगामे देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर भी कैसे आप देख रहे हैं जो जीएसटी को लेकर सरकार ने ऐलान किया है? देखो, जीएसटी को लेकर जो सरकार ने अनाउंस किया है वो एक्सपेक्टेड था और सबकी डिमांड थी, जितने भी व्यापारिक वर्ग थे, कि इसको सरलीकरण किया जाए। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कल ही सरकार ने रिकॉर्ड, जो जनवरी माह में रिकॉर्ड जीएसटी का कलेक्शन आया है, तो यह भी एक बहुत अच्छा संकेत है। तो इस सब को देखते हुए सरकार उस मोड में आई है कि हाँ, इसको सरलीकरण किया जाएगा। साथ ही बजट में ये भी अनाउंस किया गया कि जो जीएसटी फाइल करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें प्री फिल्ड आएंगी, फॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करते हैं। तो इससे भी व्यापारियों को बहुत अच्छा राहत मिलेगा कि वो अगर कुछ उनकी जानकारी खुद होगी तो वो खुद भी जीएसटी फाइल कर पाएंगे सीए के पास जाने के बजाय। तो ये जो मूव है गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छा उपाय किया है जीएसटी को सरलीकरण करने के लिए, क्योंकि यह जो मांग थी बहुत दिनों से आ रही थी कि ये बहुत
पेचीदा है, इनको आप सरलीकरण करो। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जब से जीएसटी का गठन हुआ है तब से नित्य नए सुधार किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर्वेश जी। हमारे साथ हमारे बिजनेसमैन रोहन भी जुड़े हैं। रोहन, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। बड़ी खबर, बजट को देखते हुए यहां पर देखा जा रहा है कि शेयर बाजार में 1494 अंकों का उछाल बजट के बाद ही जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक भारी उछाल बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखा जा रहा है। शेयर बाजार में 1494 अंकों का उछाल देखा गया है। तो शेयर बाजार में 1494 अंकों का उछाल है। रोहन, मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा घाटा एक बिजनेसमैन का हुआ, वैसे तो सबका हुआ, लेकिन फिर भी एक बिजनेसमैन बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही थी और ऐसे में किसी तरह बहुत ज्यादा संजोए रखना अपने सारे सेविंग्स को बहुत बड़ी बात थी। तो आप कैसे देख रहे हैं इस बार के इस बजट को? क्या आपको लग रहा है एज अ बिजनेसमैन कोई राहत दी गई है? जी, बीते साल देखा जाए तो बिजनेस करना बड़ा ही टफ रहा है। इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी की स्लो डाउन की वजह से बिजनेस इनकम पे बहुत फ़र्क पड़ा है। बट फ्यूचर देखते हुए, जैसे मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही हूँ, तो जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 7 टेक्सटाइल पार्क्स हम बनाएंगे, आगे फ्यूचर में बनाएंगे, तो उसमें देखते हुए हम ये फोकस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा होती है और इससे हाँ इंडिया का एक्सपोर्ट भी बहुत बूस्ट होगा। इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फैब्रिक्स इन द वर्ल्ड, तो उससे इंडिया को बहुत बूस्ट मिलेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट मिलेगा और हमारे जो स्मॉल वीवर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। प्लस जो MSME का हम गवर्नमेंट ने फंड बढ़ाया है, 15,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ाया है, तो MSME को सबसे मेजर इशू होता है एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल। तो उससे MSMEs को बहुत हेल्प मिलेगा जो पैंडमिक के लॉसेस हुए हैं उनको सस्टेन करने के लिए, ताकि आगे वो अपनी प्रोडक्शन और अपना जो सर्विस सेक्टर है उसको सस्टेन कर पाए नेक्स्ट ईयर के लिए। हमारे साथ अमित जी भी हैं। अमित जी, एक अर्थशास्त्री की नज़र से अगर आप देखें तो इस बजट में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर किया गया है? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था में वो ठीक है, पैंडेमिक हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हमने लास्ट ईयर देखे वो इससे पहले कभी देखे नहीं गए। जैसे हम 100 साल की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो बहुत समय से अधूरी थी, जिन पर टच नहीं किया था। उसमें सबसे पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दोनों के लिए इस बार खूब दिल खोलकर प्रोजेक्ट्स निर्मला सीतारमण जी ने दिए हैं, और टैक्स प्रोविजंस में भी। और दूसरा जो फॉरेन फंडिंग, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो कंसोलिडेशन किया गया सेबी का, सेबी को रेगुलेटर बनाया गया गोल्ड के लिए, एक्सचेंज के लिए, ये सारे कंसोलिडेशन बहुत ही ज़रूरी है। 75 ईयर्स ऑफ एज के लिए इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हम देखेंगे बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कुछ नहीं प्रोविजंस आई, केवल रिटर्न नहीं भरना होगा कुछ सिचुएशन में। लेकिन एक मेजर चेंज आ गया कि जो बिजनेसमैन को एक प्रॉब्लम रहता था, एक फियर फैक्टर होता था कि 10 साल तक उनका ITR असेसमेंट कभी भी रीओपन हो सकता है, यानी खुल सकता है। अब उस टाइम लिमिट को 6 ईयर्स से हाफ कर दिया गया 3 ईयर्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप, स्टैंड अप बिजनेस, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रोविज़न आए हैं। और ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा सोलर है उसके लिए ज़्यादा। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है, अभी हमारे काबिल दोस्तों ने यहाँ पर बात करा, महंगाई के लिए हमारा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन मार्केट में आता है, उसके लिए यहाँ पर कोई प्रोविज़न अभी नहीं आया है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कई सारी चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर अमित जी, कि गैस को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ गृहिणियों को उम्मीदें थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेट्रोल और डीजल को लेकर कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर साल लगभग देखा जाए तो रेट्स बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, तमाम बातें सामने आ रही थी। तो आपको लग रहा है कि राहत मिलेगी? देखिए, राहत तो मिली नहीं, आप देख ही रही है। जैसे गैस की बात करें तो सुबह ही आपने बजट से पहले ही खबर देख लिया, 190 रुपये कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ गए, लेकिन घरेलू गैस का कीमत नहीं बढ़ाई गई। अब ये बात जरूर किया गया, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में गैस पाइपलाइन को
ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इवन जम्मू कश्मीर जैसे जहाँ पर ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पर भी गैस पाइपलाइन होगा, उसके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। तो गैस को लेकर पेट्रोल डीजल के लिए थोड़ी सी मैं कहूँगा निराशा जरूर है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल में अगर कुछ रिलैक्सेशन होता तो उससे महंगाई पर सीधा इम्पैक्ट आता। पर ओवरऑल बात करें व्यापारी वर्ग के लिए ये बजट बहुत अच्छा है। इसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल की वजह से, इसका इम्पैक्ट हमारे बैंक्स के कंसोलिडेशन की वजह से, इसका इम्पैक्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो डेवलपमेंट्स होंगे उन सब की वजह से एम्प्लॉयमेंट पर एकदम पॉजिटिव नजर आए। तो वहीं सर्वेश्वर जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है अब इलेक्शंस नज़दीक हैं और ऐसे में जो सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ऐलान किया गया है उसमें कोलकाता से जोड़ते हुए कई सारे ऐसे कॉरिडोर्स हैं जो बनाए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस ऐलान को? देखिए, उन्होंने जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट है ये शुरू से जब से 2014 से आई है तो आप देखोगे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये बहुत ही अग्रगण्य भूमिका निभा रहे हैं। रोड का जो नेटवर्क है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है और एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते जा रहे हैं, नए नए राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। तो इन्होंने जैसे असम में भी बहुत सारे रेल मार्ग बनाए जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग को या तो रिन्यू किया जाएगा या विस्तार किया जाएगा। उसी तरह बंगाल में भी दिया गया है, सिलीगुड़ी ना, वहाँ से स्टार्ट होगा और कोलकाता तक जोड़ा जाएगा। तो ये जो विस्तारीकरण की जो नीति है इससे किसको लाभ होगा? वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोकल लेवल पे। उसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियाँ हैं जैसे सीमेंट और लोहे की कंपनियाँ हैं वो हमारे देश में जो है वो उनको इससे मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा बूस्ट है इस बजट में। आसाम में भी सेम गवर्नमेंट ने किया है, वहाँ भी जो या तो ग्रामीण सड़क का योजना हो या राष्ट्रीय राजमार्ग हो उनका विस्तारीकरण किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही होगा और जो नेटवर्क है रोड का वो भी बहुत अच्छा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है जैन साहब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें रेलवे में भी थी कि रेलवे में कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, कुछ जो रेट्स है उसको लेकर भी शायद सरकार ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं खास। देखिए, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, आज हम जिस डेवलपमेंट की उम्मीद करते हैं तो उसमें किराए की राहत की उम्मीद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कंज्यूमर होने के नाते तो मैं कुछ भी कहूँ, पर अगर हम बात देश के विकास की करें तो हमारा रेलवे का जो किराया है आज भी अन्य देशों की तुलना में बहुत सस्ता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात रेलवे ने की कि हम रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 38,000 किलोमीटर का जो इलेक्ट्रिफिकेशन इस बजट में करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो बॉर्डर एरिया हैं, बॉर्डर स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, वहाँ पर और जम्मू कश्मीर में जहाँ रेलवे की बात है वहाँ उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया है और आगे जो रोल आया है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ने वाला है। और जब हमारी जो अनटच स्टेटें हैं जहाँ पे रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, वहाँ की देखिए जो स्पीड है, हमारे पास संसाधन है वहाँ पर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं देश की तरक्की में। जब रेलवे वहाँ पहुँच जाएगा, सड़क चौड़ी हो जाएंगी, नेशनल हाईवेज बन जाएंगे, तो वहाँ के जो संसाधन हैं उनका हम प्रॉपर पूरे देश के लिए सदुपयोग कर सकेंगे। जैसे हम उत्तर भारत का एग्रीकल्चर है, प्रोडक्ट है, गेहूँ है, चावल है, वो सारे देश में जाता है। तो इसी प्रकार के जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं वो भी सारे पूरे देश में उनकी उपलब्धता रहेगी। बाज़ार पे विदेशी जो हम माल परचेज करते हैं उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार ने प्लान पेश किया है वो अपने आप में एक अद्भुत है, क्योंकि इस प्लान को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने चतुर्भुज स्वर्णिम योजना के तहत जो शुरू किया था विज़न, उस विज़न को ध्यान में रखते हुए मोदी जी की सरकार ने, या मोदी जी ने कहूँ, उस विज़न को बड़े अच्छे मन से स्वीकार किया है तथा देश की तरक्की में बहुत अहम योगदान इसका रहेगा। इसी में मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा। जो भारत माला प्रोजेक्ट है और जैसा आपने बंगाल का जिक्र किया था, तो बंगाल के लिए 25,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 600 कुछ किलोमीटर के सड़क का निर्माण किया जाएगा। उसी तरह 19,000 करोड़ से असम को दिया गया है, जहाँ पे 1100 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नेटवर्क मतलब जो हमारा राजमार्ग का बढ़ रहा है उससे केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, साथ ही साथ आए दिनों में हर एक पब्लिक को आने जाने में सुविधा होगी, इससे व्यापार भी बढ़ेगा।
अगर आपको अमन जी, क्या आप मान रहे हैं कि इस बजट के बाद रोजगार बढ़ेगा? क्या इतना इनफ होगा रोजगार बढ़ाने के लिए? क्योंकि अभी इस पेंडेमिक में कितने सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं और उसको पूरी तरीके से कवर करना आसान होगा? देखिए, निश्चित तौर से जिस प्रकार की प्रोविजनिंग अभी यहाँ पर जिस प्रकार की रूपरेखा बजट में दिख रही है, उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। अगर आपने स्पीच को बिल्कुल ध्यान से सुना हो तो जिस प्रकार का उन्होंने बताया, 1,50,000 सिर्फ शिपिंग सेक्टर में हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यूथ को थोड़ा सा सिक्योरिटी हो। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग एक तो पहले से ही बेरोजगार हो गए, दूसरा जो नया यूथ जो अभी एजुकेट होकर जॉब करना चाहता है, वहाँ पर भी यदि बेरोजगारी होगी तो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। और वो भी उस दौर में जब हम पेंडेमिक झेल चुके हैं, जहाँ पर 3 से 6 महीने लोगों के पास कोई काम नहीं था, प्राइवेट लोगों को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वेतन प्राप्त नहीं हो रहे थे, और व्यापारी वर्ग भी पूरी तरह से अनिश्चित था कि होगा क्या। तो मुझे निश्चित तौर से लग रहा है कि जो रूपरेखा बजट का खाका भी इस बिल पे दिया गया है, विधेयक में लाया गया है, वो थोड़ा सा राहत का होगा, जॉब मिल पाएगी हमारे जवानों को। रोहन, एक क्वेश्चन है कि 74 साल से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं वो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये जो राहत दी गई है, अगर इसे थोड़ा सा बाकी के एज के लिए भी सोचा जाता तो थोड़ा और ज्यादा फायदेमंद होता? क्योंकि जी डेफिनेटली, अगर इसमें हम एज फैक्टर नीचे लेके आ सकते थे तो डेफिनेटली बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होता। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ओवरऑल कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि टैक्सेशन रिलैक्सेशन में। बट मैं कहना चाहता हूँ कि बिजनेस एज अ बिजनेसमैन, जितना बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, उतने अगर टैक्स बेनिफिट उससे लिंक किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे एक एनकरेजमेंट मिलेगी बिजनेसमैन को कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, हमें एक थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट भी उससे मिल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें कि हमारी जो बैकबोन है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, अदर एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हुए इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जॉब्स क्रिएट होंगी बट एक लॉन्ग टर्म मेजर में। इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगा जॉब्स क्रिएशन में, बट ज़रूर लॉन्ग टर्म में जॉब्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में है, टूरिज्म इंडस्ट्री, जो बहुत बूम हो रही है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को हम अच्छे से कनेक्ट करते हैं बाकी भारत के देशों, बाकी पार्ट से, तो टूरिज्म इंडस्ट्री पे नॉर्थ ईस्ट के बहुत फ़र्क पड़ेगा एंड इट विल बी अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू आवर इंडियन एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। इसमें अशिका जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार ने 75 साल से ऊपर के लोगों को टैक्स हॉलीडे किया है, ये तो एक सरकार ने टैक्स में हॉलीडे के नाम पर एक खाली बात कह दी है, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि जिनको सिर्फ पेंशन से इनकम है, पेंशन से इनकम के कितने % लोग हमारे यहाँ हैं जो टैक्सेबल दायरे में आते हैं। ये सिर्फ एक लिखने के लिए होगा कि हमने कुछ छूट की, वरना सरकार ने इस बार कोई छूट किसी भी प्रकार की इन आयकर में से किसी भी वर्ग को दी नहीं है। कि कई सारे ऐसे व्यापारी थे राजकुमार जी, जिन्हें ये उम्मीद थी कि कुछ % छूट दी जाएगी, क्योंकि पिछले साल करीब 2.5 लाख की छूट थी और इस बार लोग ये जता रहे थे कि 3 लाख तक की छूट हमें मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, व्यापारी की नहीं, देश में सबको छूट चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है उस प्रकार से टैक्स एब्जॉर्प्शन या टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिली है। अब सरकार ने देखिए काम और किया कि सरकार ने टैक्स ऑडिट की छूट 1 करोड़ रुपए थी, 5% कैश के साथ, कि जो पर क्या 5% कैश में हमारी जो छोटा व्यापारी है क्या वो सर्वाइव कर सकता है? उसको इन्होंने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। पर क्या ये बिना कैश के संभव है? ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ की है भाई, डिजिटल की तरफ है, पर जब डिजिटल इंडिया की हम व्यापारी से, आम आदमी से बात करते हैं तो सरकार के अधिकारी भी तो डिजिटल पे आए। बैंक से डिजिटल पेमेंट करने पर या किसी भी मोड पे पेमेंट करने पर उसके चार्ज कट जाते हैं, उसकी डिडक्शन की कोई बात नहीं। भाई मैं आपको 100 रुपये देता हूँ तो 100 रुपये दिए, आपने मेरे कहा जी डिजिटल में 1% और काट लूँगे, तो मेरे तो 101 रुपये गए। उसके सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की कि उस जो खर्चे से कैसे छूट मिले। इन सबके बीच सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि किसानों की निगाहें टिकी हुई थी इस बजट पर, क्योंकि आंदोलन जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सबको उम्मीदें थी कि किसानों के लिए कुछ दमदार राहत सरकार देगी, और कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन लगातार जारी है, इससे थोड़ा भरोसा किसानों को होगा सरकार पर। लेकिन क्या ऐसा कुछ दिखा सर्वेश जी?
देखिए, किसान के लिए जो आवंटन किया गया है वो 1 लाख समथिंग 1.72 लाख करोड़ फार्मिंग सेक्टर को दिया गया है, जो कि पिछले बजट से ज़्यादा है। तो इसका जो और सरकार का जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का, तो और आपने देखा भी होगा कि नित्य नए नए वो स्कीम्स ला रहे हैं किसानों के लिए। जैसे अभी दिसंबर में ही उन्होंने जो ट्रांसफ़र था सबके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू 2-2 हज़ार रुपये जो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है, तो सालाना 6,000। हाँ, सालाना से 6,000 जो जिसका दूसरा किस्त जो दिसंबर में पिछले दिसंबर को गया है। तो ये जो 1.72 लाख करोड़ जो फार्मिंग सेक्टर को दिया गया है, तो इससे बूस्ट होगा कि जो सरकार का एक उद्देश्य है कि 2022 तक किसानों की आय को हम दुगुना करेंगे। और वो कैसे दुगुना करेंगे, तो डिफरेंट मेथड्स ला रहे हैं, नए टेक्निक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखोगे कि इजराइल के साथ हमारा बहुत ऐसा गठबंधन हुआ है जहाँ पे हमें पानी की कमी है, जैसे बुंदेलखंड एरिया हो, तो इजराइल माना जाता है कि जो पानी की कम पानी में वो अच्छी खेती करते हैं। तो ऐसे वो किए जाएंगे और उससे कि किसानों की आय दोगुनी होगी और उन्हें मदद भी मिलेगी, मेरे को लगता है। अमित जी, एजुकेशन सेक्टर में आपको क्या लगता है, क्या राहत दी गई है? देखिए, एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पर जितने मास्टर स्कूल्स 15,000 स्कूल्स और एनजीओ के साथ मिलकर जो स्कूल खोलने का एक प्रयास अभी स्कीम में रखा गया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। और जहाँ पर लेह लद्दाख जो भी नया हमारा स्टेट बना है, उसके लिए भी अगर बोला जाए कि वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रावधान दिया गया है, तो लेह के अंदर यूनिवर्सिटी और चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन सरकार अगर इसको करती है तो वहाँ पर एजुकेशन का अच्छा। उसके अलावा टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन में अगर आप देखें तो अभी गवर्नमेंट ने क्लियर करा कि इंडिया का जापानीज टेक्नोलॉजी के लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में इंडिया ने यहाँ पर उसको लाने के लिए, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो। और सिर्फ ये जापान के साथ ही नहीं, बाकी देशों से भी इस प्रकार के समझौते किए जाएंगे ताकि शिक्षा को और ज़्यादा विश्व स्तरीय बनाया जा सके। और निश्चित तौर से अगर हमारी इस शिक्षा की स्थिति सुधरती है तो इससे रोजगार भी अधिक मिलेगा और विश्व स्तरीय रोजगार मिलेगा। लेकिन एक चीज और है, ऑटो सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जो उम्मीद थी कि ऑटो सेक्टर पूरी तरीके से इस साल ठप रह गए थे, लेकिन ऑटो सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास देखने कितना कुछ तो कर दिया। बताइए, नई स्क्रैप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, वॉलंटरी स्क्रैप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब हम डिजिटल और पेट्रोल व्हीकल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मूव करेंगे, नए नए ऑप्शंस आएंगे। तो ये देखिए, स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो चुके हैं और भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था को बनाने में समय लगेगा। तो ये जो स्क्रैप पॉलिसी यानी कि पुराने वाहनों को निकालने की पॉलिसी है और वो स्वैच्छिक है, तो मुझे लगता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ असर लाएगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूम मिलेगा। अगर आप ही ने ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया है कि बाजार नहीं, बाजार किसको रिप्रेजेंट करता है? शेयर बाजार इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, व्यापारी को करता है। अगर सारे व्यापारी बाजार में 1500 या 2000 पॉइंट का उछाल लाते हैं, इसका मतलब बैंक, इसका मतलब औद्योगिक क्षेत्र, इसका मतलब निवेशक, ये सभी ने इसको एक एक्सेप्ट किया है। और निवेशक के लिए इन्वेस्टर चार्टर बनाया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्वेस्टर चार्टर में सभी सर्विसेज को लाया जा रहा है। LIC का IPO आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। PSUs बैंक्स में PSB के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके लिए भी पैकेज दिया गया। अब देखिए, आप सबसे पहले एक समस्या को समझ लीजिए कि जब पूरा विश्व 6 महीने बिल्कुल कुछ करे बिना सरवाइव कर रहा है, तो वहाँ पर हमारे जैसी अर्थव्यवस्था जिसमें 130 करोड़ लोग रहते हैं और जो अब 150 करोड़ हैं, उनके लिए ये सारी सुविधाएं पहुँचाना, वो भी इस प्रकार के क्षेत्र में जब हमें उन्हें मुफ्त राशन देना है, मुफ्त बिजली देनी है, मुफ्त पानी देना है और उसके साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कितना जटिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अकेले भारत देश ही नहीं है जिसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है, बल्कि बहुत सारे ऐसे अन्य बड़े बड़े देश हैं जो बहुत इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं अब भी। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो बजट पेश किया गया है उससे बहुत जो उम्मीद लगाकर रखे थे व्यापारी संगठन हो, चाहे युवा हो, चाहे घर की गृहिणी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत उनमें भी देखी जा रही है। सर्वेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे जो पेट्रोलियम गैस का था, तो आपने उज्ज्वला योजना है, देखिए उज्ज्वला योजना से कितने लाभान्वित हुए लोग, जो गरीब लोग थे जिनको वो कोयले पे या लकड़ी पे जला के उनकी
हालत ख़राब होती थी। अब नए 1 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर आवंटन किया जाएगा गैस। तो ये जो पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो प्रतिबद्ध है कि उसको पब्लिक जो मतलब ग्रास रूट लेवल का जो आदमी कहते हैं कि सबसे नीचे स्तर के व्यक्ति तक पहुंचाना, तो वही हो रहा है। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में भी आप देखिए कि 1 साल तक टैक्स हॉलीडे दे दिया गया 1.5 लाख तक। तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कौन ले रहा है? जो गरीब तबके के लोग हैं वही उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ये सब जो नीचे स्तर के लोगों के हैं उसके लिए भी किया गया है इस बजट में प्रावधान। तो मतलब हर तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया है और इस पेंडेमिक के बीच में इस तरीके का बजट पेश करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी भी शायद बहुत लोगों को उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन किस तरीके से सरकार ने सारी चीज़ों को मैनेज किया है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हर जगह हर क्षेत्र में, इवन फिशिंग सेक्टर में भी स्वामित्व योजना को बढ़ावा देने के लिए एक अलग तरीके से बजट को रेडी किया गया है और उसमें भी बढ़ावा किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.